हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। शिव और गौरी की शादी को आज 1 साल होने को आया, पर फिर भी दोनों के बीच एक अनकही सी खामोशी थी। शिव कॉलेज में प्रोफेसर था। शिव धीर गंभीर स्वभाव का था, वहीं गौरी एक समझदार और जिम्मेदार लड़की। गौरी पहले ऐसी नहीं थी। वह चंचल, मासूम, निश्चल तितली की तरह इधर उधर घूमने वाली लड़की थी। पर कहते हैं ना, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। कुछ ऐसा ही गौरी के साथ भी हुआ। 1 साल पहले की गौरी और आज की गौरी में दिन रात का अंतर है। शादी कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई जिससे दिन बदल गया। 1 साल पहले की बात है। कुछ लड़कियां एक दुल्हन को तैयार कर रही थी। जी हाँ, यह दुल्हन और कोई नहीं, गौरी ही थी। सभी लड़कियां गौरी को छेड़ रही थी। एक लड़की, अरे वाह, गौरी की क्या किस्मत है, इसकी शादी उसी से हो रही है जिसे यह प्यार करती है। दूसरी लड़की, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। ऊपर से वीर कितना सुंदर और संस्कारी लड़का है और गौरी से बहुत प्यार भी करता है। यह सब कहकर सब हंसने लगती हैं। यह सब सुनकर गौरी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, जिससे शर्मा कर वह अपनी नजरें झुका लेती है। अभी सब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। गौरी को वहीं छोड़कर सभी बाहर की तरफ आते हैं। गौरी भी खिड़की में से बाहर देखती है। गौरी के पिता अपने हाथ जोड़कर, देखिए समधी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसा कहकर वह अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देते हैं। वीर के पिता, हमने कह दिया ना, या तो हमें दहेज में गाड़ी दीजिए, नहीं तो हम अपने बेटे की बारात वापस लेकर जा रहे हैं। गौरी के पिता, देखिए मेरी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैंने उससे बढ़कर किया। वही वीर के पिता, तो हमने भी तो इस विवाह के लिए हाँ की थी, वरना वीर के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। लेकिन वीर की बात मानकर हमने आपके घर से रिश्ता जोड़ा। आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी हैसियत हमारी जितनी नहीं है। हमने तो उसे भी जाने दिया, पर हमें भी समाज में मुंह दिखाना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। आखिर भी हमारा भी कुछ स्टेटस है और दहेज में गाड़ी तो सब देते हैं। यह तो रीत है समाज की, जिसे सब निभाते हैं। और हमने हमारे बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, उसका कुछ तो मान सम्मान होना चाहिए। और आपसे हमने यह भी कहा था कि हमारे मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। गौरी के पिता, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, मैंने मेरी हैसियत से बढ़कर काम किया है। वीर के पिता ताना मारते हुए, वाह तो दिख रहा है, कैसा इंतजाम किया है, अपने दामाद को गाड़ी देने तक की हैसियत नहीं है, कैसे कंगालों के घर रिश्ता जोड़ा आपने भैया। वीर की बुआ, जो अब तक तमाशा देख रही थी, कहती हैं, हम कुछ नहीं जानते, या तो आप गाड़ी दीजिए, नहीं तो मैं यह बारात वापस लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे सब जाने लगते हैं। वीर खड़ा खड़ा देखता रहता है, पर अपने पिता के आगे कुछ नहीं बोलता। गौरी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब तक गौरी बाहर से आ जाती है और आंखों में आंसू भरकर सब देखती रहती है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही वीर है जिसने उसके साथ प्यार की कस्में खाई थी, जो उसके बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं सुनता था। और आज उसी के सामने मेरे पिता और उनकी इज्जत उछाली जा रही है और वह चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। हमारे समाज की यह विडंबना है। दहेज रूपी राक्षस ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगियों को लील गया। कितनी ही लड़कियों को शादी बाद दहेज के खातिर जला दिया जाता है। न जाने कितने पिताओं को कर्ज में डुबाया जाता है इस राक्षस ने। और समाज के ठेकेदार भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो दहेज लेने से पीछे नहीं हटते। पर इन सब में मारा जाता है एक गरीब पिता, जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है, सारे गुण सिखाता है। लेकिन दहेज रूपी राक्षस उनकी खुशियों को निगल जाता है। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा, उदाहरण पेश करना पड़ेगा इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए।
खैर आज गौरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। गौरी के पिता उन लोगों से कहते रह जाते हैं कि मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर मत जाओ, फिर कौन इससे शादी करेगा। वह गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं ऐसा कहते कहते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह चक्कर खाकर गिरने लगते हैं कि तभी दो हाथ आकर उनको संभाल लेते हैं। गौरी के पिता देखते हैं कि यह उनके पुराने दोस्त रामलाल जी थे, जो कि उनके गांव के सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। देखा ना दोस्त, मेरी बच्ची के साथ कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? अब कौन इससे शादी करेगा? रामलाल जी कहते हैं तुम घबराओ मत जगदीश, जब तक तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी बच्ची के साथ गलत नहीं होगा। जगदीश जी उनकी तरफ देखते हैं। रामलाल जी कहते हैं मैंने सब कुछ देखा और सुन लिया है, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा गौरी से शादी। वहां उपस्थित सभी लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे आश्चर्य से उन लोगों की तरफ देखते हैं। जगदीश जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर कहते हैं तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। रामलाल जी कैसी बातें करते हो जगदीश, मुसीबत में तुमने भी मेरी सहायता की थी, तो क्या तुमने भी मुझ पर एहसान किया था? और मैंने तो पहले ही तय कर रखा था कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाऊं, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरे कहने से पहले ही तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई। और आज जब मुझे भगवान ने यह सौभाग्य दिया है कि गौरी जैसी गुणवान लड़की मेरे घर की बहू बने, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर वे अपने बेटे शिव को बुलाते हैं। उसके बाद जगदीश जी गौरी को मंडप में बुलाते हैं। गौरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या से क्या हो गया। वह आते हुए शादी के मंडप को देखकर सोचती है कि कहाँ आज वह इस मंडप में वीर की दुल्हन बनने वाली थी, और किस्मत का खेल देखो, इसी मंडप में वह किसी और की पत्नी बनने जा रही है। उसे कुछ होश ही नहीं था, बस अपनी सूनी आंखों में से किस्मत के इस तमाशे को देख रही थी। वही शिव भी उसकी हालत देखकर दुखी होता है। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। रामलाल जी वहां से गौरी को विदा करवाकर अपने घर ले जाते हैं। घर आकर वह दरवाजे की घंटी बजाते हैं। शिव की माँ दरवाज़ा खोलती है और आश्चर्य से सामने देखती है रामलाल जी और शिव के साथ गौरी दुल्हन का जोड़ा पहने, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गले में जयमाल पहने खड़ी होती है। शिव की माँ आश्चर्य से अपने पति की ओर देखती है तो रामलाल जी चुप रहने का इशारा कर कहते हैं अरे भाग्यवान, ऐसे ही खड़ी रहोगी? जाओ अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आओ और अपनी बहू का स्वागत करो। शिव की माँ गौरी की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लाती है। अंदर आकर रामलाल जी शिव को कहते हैं कि जाओ बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जाओ, और खुद अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर उन्हें गौरी के लिए बहुत बुरा लगता है, पर फिर खुश होकर कहती हैं आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो कब से गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। उधर शिव गौरी को अपने कमरे में लेकर आता है। वहीं गौरी से कहता है कि तुम थक गई होगी, जाकर अपने कपड़े बदल लो। गौरी, जिसे अब तक कुछ होश नहीं था, वह एकदम से फपक कर रोने लगती है और सोचती है कि आज अगर शिव नहीं होता तो उसका क्या होता, उसके पिता का क्या होता। वह शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसके पैर छूकर कहती है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने और पिताजी ने हमारी इज्जत बचा ली। शिव, ऐसा कुछ नहीं है। गौरी, तुम ज़्यादा सोचो मत, जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो। गौरी थके कदमों से बाथरूम की तरफ जाती है। कपड़े बदलने के बाद गौरी एक तरफ खड़ी हो जाती है, फिर कुछ सोचकर चादर और तकिया लेकर जमीन पर बिछाने लगती है। तभी शिव उसे देख लेता है और कहता है मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। ऐसा कहकर वो सोफे पर आँख बंद करके लेट जाता है। उसने अपने साथ शिव की भी जिंदगी खराब कर दी। गौरी लेटे हुए सोचने लगती है, ना तो वह वीर से शादी करने की जिद करती, ना उसके पिता उसकी शादी तय करते, और ना ही शिव को उससे इस तरह शादी करनी पड़ती, और सबकी जिम्मेदार वह खुद को मानने लगती है। शिव को मजबूरी में अपने पिता की बात रखने के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी, ऐसा सोचकर और उसके साथ जो हुआ उसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेती है।
फिर वह अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आज जो कुछ भी घटित हुआ वह सारा एक फिल्म की तरह चलने लगता है और वह घबराकर उठ जाती है। अगले दिन गौरी सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। शिव कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आता है। नाश्ते की टेबल पर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। शिव नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है और गौरी अपने घर के काम में लग जाती है। शाम को जब शिव घर पर आता है तो देखता है कि गौरी अपनी ही सोच में गुम है। जहां गौरी यह सोचती है कि शिव ने उसके ऊपर एहसान किया है, अगर वह उसको नहीं अपनाता तो पता नहीं कि उसका क्या होता। उसकी नज़रों में शिव के लिए आदर बढ़ जाता है। गौरी यह ठान लेती है कि अब वह पूरी ईमानदारी से अपना पत्नी धर्म निभाएगी और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएगी। वहीं शिव यह सोचकर कुछ नहीं कहता कि गौरी के साथ इतना सब हो गया है। उसके सारे सपने टूट गए। जिसे वह प्यार करती थी उसने भी उसे धोखा दिया। इन सब से उबरने के लिए उसे कुछ वक्त लगेगा। दोनों अपनी ही सोच में गुम, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। कमरे में उन दोनों के होते हुए भी हमेशा एक सन्नाटा सा पसरा रहता। अब तो यह रोज का नियम हो गया था। दोनों बहुत ज़रूरत होने पर ही बात करते, वह भी ना के बराबर। ना तो कभी गौरी ने और ना ही कभी शिव ने इस खामोशी को मिटाने की कोशिश की। हाँ, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। गौरी शिव की पत्नी होने के सभी धर्म अच्छे से निभा रही थी। उसके कपड़े निकालना, कपड़ों को प्रेस करना, रुमाल मोजे जगह पर रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, इन सभी बातों का वह बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। शिव के माता पिता भी गौरी के व्यवहार से बहुत खुश थे। गौरी सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती रहती पर शिव के सामने कुछ नहीं बोलती। वहीं शिव भी गौरी का पूरा ध्यान रखता था, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करता था। कभी कभार वह गिफ्ट के रूप में साड़ी भी ला देता। गौरी के जन्मदिन पर उसने उसे एक बहुत सुंदर सा हार भी दिया जिसे गौरी बड़े चाव से रखती थी। कभी उसकी रसोई में मदद कर देता, कभी कपड़े सुखाने में, कभी कभार से कुछ सामान लाना होता तो वह चुपचाप लाकर रख देता। एक तरीके से दोनों को आदत हो गई थी एक दूसरे की, पर मुंह से कोई भी नहीं बोलता। जहां गौरी की नज़रों में शिव की इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं शिव भी गौरी की जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया था। लेकिन अभी भी उस चुप्पी को तोड़ने का साहस किसी में भी नहीं था। अब हालांकि उनके बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती थी, पर एक पति पत्नी की तरह वे अभी भी नहीं रहते थे। इन्हीं उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उनकी शादी को 1 साल बीत गया। गौरी खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। आज अचानक ही गौरी को वही चीज़ें याद आने लगी जिसे वह थोड़ा भूलने लगी थी, और वही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिव सोफे पर बैठा बड़े गौर से गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों से गौरी के आंसू छिपे नहीं थे और गौरी के आंसू उसके दिल को बहुत तकलीफ दे रहे थे। शिव भी गौरी को ऐसी हालत में देखकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर उन दोनों के बीच की खामोशी और झिझक उसे ऐसा करने से रोकती थी। तभी गौरी के कानों में शिव की माँ की आवाज़ आती है, बहू, ओ बहू। आई माँ जी, गौरी कहती है। ऐसा कहकर गौरी अपनी सास के पास चली जाती है। शिव की माँ, बेटा आज शिवरात्रि है, शिव का जन्मदिन और तुम दोनों की शादी की पहली वर्षगांठ भी है। मैंने तुम दोनों के लिए मंदिर में पूजा रखी है। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब कुछ देर में ही निकलेंगे। गौरी माँ जी कहकर अपने कमरे में चली जाती है और शिव को तैयार होने के लिए कहती है। सब तैयार होकर महादेव के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करते करते शाम हो जाती है। शिव के माता पिता और गौरी को आराम से आने की कहकर घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंदिर में भक्तों की टोली आ जाती है जो कि महादेव का प्रसाद यानी कि भांग वाली ठंडाई का वितरण कर रहे होते हैं। एक तरफ बिना भांग की ठंडाई होती है और दूसरी तरफ भांग वाली ठंडाई। शिव बिना भांग वाली ठंडाई लेने जाता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन आ जाता है। बात करते करते वह कब भांग वाली ठंडाई का गिलास उठाकर पी जाता है उसे पता ही नहीं चलता। गौरी मंदिर के प्रांगण में शिव का इंतजार कर रही होती है।
जैसे ही वह आता है, गौरी कहती है, अब हमें भी घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। शिव कुछ नहीं बोलता और उसके साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता को किसी ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ गया है। अब घर में शिव और गौरी दोनों अकेले ही थे। शिव को भांग का नशा चढ़ने लगता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और वह लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंचता है जहां गौरी कपड़े चेंज करके शीशे के सामने बैठी होती है। और आज की पूजा में जब शिव और गौरी पति पत्नी के रूप में बैठे थे, वह याद करके मुस्कुरा रही होती हैं। तभी शिव गौरी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वह दोनों कांच में एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी गौरी खड़ी होती है, लेकिन शिव उसे पीछे से गले लगा लेता है। इस तरह छूने से गौरी हड़बड़ा जाती है। शिव की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी, जिससे गौरी कांप रही थी। उसकी धड़कन बेतहाशा तेज हो रही थी। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिव गौरी से कहता है, गौरी, आज तक जो मैं तुमसे नहीं कह पाया, वह आज कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुमसे आज से नहीं, तब से प्यार करता हूँ जब पहली बार मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था। मैं तब से मन ही मन में तुमसे शादी करने का ख्वाब देखने लगा था। जब तुम्हारे बारे में पता लगाया, तब तक तुम्हारी शादी किसी और से तय हो गई और मेरा दिल टूट गया। उस दिन जब मौका मिला तो मैंने एक पल की भी देरी नहीं किए बिना तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। तभी गौरी कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शिव, आप बहुत अच्छे हैं। शिव, आपकी अच्छाइयों ने मेरे दिल को जीत लिया है। आपने मुझे तब संभाला जब मुझे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वीर के धोखे के बाद मैं किसी को भी वह जगह नहीं दे पाती, पर आपने मेरा और मेरे पिता का सम्मान बचाकर मुझ पर एहसान किया और मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मैं जीवन भर आपके चरणों में रहूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गौरी। मेरे प्यार को तुम एहसान का नाम मत दो। मैंने जो कुछ भी किया वह अपने प्यार के लिए किया, ना कि किसी पर एहसान करने के लिए। मैंने बस तुम्हें चाहा था और महादेव ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। गौरी यह बात सुनकर खुश होती है कि वह भी बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा गौरी उसके बारे में सोचती है। तभी शिव उसे कंधे से पकड़कर झटके से अपनी तरफ घुमा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। फिर वह एक दूसरे से अलग होते हैं। गौरी शर्म से उसके सीने पर अपना मुंह छिपा लेती है। शिव कमरे की लाइट बंद कर देता है। आज वह सब सही मायने में पति पत्नी बन गए थे। आज शिव और गौरी का मिलन हो गया था। अगली सुबह जब गौरी की आँख खुलती है तो वह अपना सिर शिव के सीने पर पाती है। वह झटके से उठ जाती है और रात की बात याद करके उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। जब वह बाथरूम से नहाकर आती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। तभी वह देखती है कि शिव अपना सर पकड़कर बैठा होता है। वह शिव से बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ आपको? पता नहीं गौरी, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। कल हम मंदिर से आए, उसके बाद क्या हुआ? मैं कैसे अपने कमरे में पहुंचा? कल रात क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना सुनते ही गौरी के हाथ से टॉवल छूटकर गिर जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह वहां से दौड़कर चली जाती है और रसोई में आकर वह बहुत तेज से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे शिव को बताए कि रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था। शिव को तो कुछ भी याद नहीं, कहीं वो उसके बारे में गलत नहीं सोच ले। यह सब सोच कर वह और तेज रोने लगती है। तभी उसे शिव की आवाज़ आती है, गौरी चाय लेकर आओ। गौरी अपने आंसू पोंछकर शिव को चाय देने जाती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। शिव गौरी का इस तरह का व्यवहार देखकर चौंक जाता है। फिर खुद से कहता है, आज गौरी को क्या हुआ है? बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। वह जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होकर शिव नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठकर गौरी से जल्दी नाश्ता लगाने को कहता है। गौरी नाश्ता लेकर आती है, लेकिन वह शिव से नजरें भी नहीं मिला पा रही होती है।
वह जल्दी से जल्दी उसके सामने से चले जाने की कोशिश करती है। तभी शिव के माता पिता भी वापस आ जाते हैं। शिव पूछता है, पापा गांव में सब ठीक तो है ना? आप अचानक चले गए। शिव के पिता कहते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है। वह गांव वाली ज़मीन थी ना, उसका केस हम जीत गए। वो तो वकील साहब ने बुलाया था। यह तो अच्छी बात है। चलो अब मैं कॉलेज जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर शिव कॉलेज चला जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। गौरी शिव के सामने बहुत कम जाती थी। उसके सोने के बाद कमरे में आती थी और उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल जाती थी। शिव कई दिनों से गौरी का व्यवहार देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गौरी उसके सामने रुकती ही नहीं, हमेशा उससे बचने की कोशिश करती है। शिव को तो यही लगता था कि उन दोनों का जो रिश्ता है उसमें वह इतना हक नहीं रखता कि गौरी से कुछ पूछ सके। एक दिन रसोई में काम करते समय वक्त गौरी को उबकाई आई। वह तेजी से बाथरूम की ओर भागी। उसने मुंह धोया और जैसे ही कांच में अपने आप को देखा, तभी उसे याद आया इस महीने उसका पीरियड भी मिस हो गया था। उसे घबराहट होने लगी। वह हड़बड़ाकर खुद से कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं शिव को क्या जवाब दूंगी? कहीं उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो? मुझसे सवाल करने लगे तो उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब थोड़ी देर बाद वह अपना सारा काम कर डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। वहीं बैठकर रिपोर्ट्स का इंतज़ार करती है। कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। डॉक्टर गौरी से, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेज शिव, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर गौरी शॉक्ड हो जाती है। वह सोचने लगती है अब यह बात वह शिव को कैसे बताएगी। यही सब सोचते सोचते वह घर आ जाती है। शिव की माँ, बेटा गौरी, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ गई थी? कुछ हुआ है क्या? गौरी नहीं माँ, नहीं। मैं गर्दन हिलाकर कहती है, नहीं माँ जी, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ? शिव की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। गौरी को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह बात शिव और उसके परिवार को कैसे बताए। गौरी सोच विचार में ही कुछ दिन और निकाल देती है। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सबको यह सब बातें बताए। कुछ दिनों बाद यह बात छुपाने से भी नहीं छुपेगी। गौरी इस चिंता में ना तो ठीक से खा रही थी, ना ही अपना ध्यान रख पा रही थी। वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। शिव उसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा था। आखिर गौरी को क्या हुआ है? वह उससे 1-2 बार पूछने की कोशिश भी करता है, पर गौरी हर बार टाल देती थी। एक दिन शिव कॉलेज से जल्दी घर आ गया और हॉल में बैठकर अपने पिता से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आती गौरी पर पड़ती है। वह गौर से उसे देखता है। पीला मुरझाया सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, सूखे होठ, शरीर भी बहुत कमज़ोर हो गया था। वह थके थके कदमों से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि तभी अचानक से गौरी को चक्कर आ जाता है। शिव जल्दी से वहाँ जाकर उसे पकड़ लेता है। गौरी उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। शिव चिल्लाता है, गौरी क्या हुआ? तुम्हें जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। पर गौरी को होश नहीं आता। वह उसे गोद में लेकर जल्दी से गाड़ी के पास जाता है और उसे गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर देखिए ना, गौरी को क्या हो गया है? अचानक से वह बेहोश हो गई है। शिव चिंतित होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, हम अभी देखते हैं। शिव बाहर परेशान होकर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा होता है कि तभी डॉक्टर बाहर आती है और शिव को अपने साथ आने को कहकर अपने केबिन में चली जाती है। शिव भी उनके पीछे चला जाता है। डॉक्टर देखिए मिस्टर शिव, आपकी पत्नी का शरीर बहुत कमज़ोर है। क्या वह अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती? शिव को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वह सच में इन दिनों अपने काम के चलते गौरी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर आपको उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उनकी हालत देखकर लगता है कि वह इन दिनों बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। इतना ज़्यादा तनाव उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है।
इस समय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। अच्छी देखभाल से वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उनको समय पर खाना पीना और दवाइयों का आपको ध्यान रखना होगा। शिव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रही हैं। वह नासमझी में डॉक्टर से कहता है, हे वह सब तो ठीक है, पर डॉक्टर गौरी को क्या हुआ है? डॉक्टर, आप उनके पति हैं शिव जी। डॉक्टर, तो आपको यह नहीं पता कि गौरी 2 महीने से प्रेग्नेंट है? यह सुनकर शिव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। ना तो वह खुश हो सकता था, ना दुखी। शिव को अपनी गौरी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे अब तक याद नहीं आया कि वह और गौरी कब इतने नज़दीक आए कि गौरी प्रेग्नेंट हो गई। और गौरी ने भी कभी उसे कुछ नहीं कहा। तभी नर्स डॉक्टर के केबिन में आकर कहती है, पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर व शिव गौरी के कमरे में आते हैं, जहां गौरी बिस्तर पर लेटी होती है। डॉक्टर, अब कैसी हो गौरी? जी ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, तुम्हें अब अपना और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी भी जुड़ चुकी है। अपने खाने पीने का ध्यान रखो। मैंने मिस्टर शिव को खान पान और दवाइयों के बारे में समझा दिया है। इतना कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली जाती है। अब कमरे में केवल शिव और गौरी ही बसते हैं। गौरी शिव से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वहीं शिव भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता है। गौरी डर रही होती है और मन ही मन सोचती है कि अब शिव कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ। क्या वह उस पर शक करेगा? क्या मुझे सब बता देना चाहिए? पर कैसे मुझ पर वह विश्वास करेंगे? ऐसे ही तमाम सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। तभी शिव गौरी से कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं। गौरी उठ जाती है। शिव उसे सहारा देकर खड़े होने में मदद करता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। ना तो शिव गौरी से कोई सवाल करता है, ना ही गौरी शिव से कुछ कहती है। गौरी को यह चीज़ पच नहीं रही थी। वह मन ही मन सोचती, आखिर शिव उससे कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या उन्हें सब कुछ याद आ गया है? कहीं वह उसे गलत तो नहीं समझ रहा है? या अब मैं उन पर एक और जिम्मेदारी डाल रही हूँ और यह इतने अच्छे हैं कि यह जिम्मेदारी भी चुपचाप निभाने के लिए मान गए। इधर शिव भी यही सोच रहा था, कैसे वह गौरी से यह बात पूछे। कहीं गौरी को मेरी बातों का बुरा ना लग जाए, कहीं वह कुछ गलत ना समझ ले। इस तरह दोनों ही अपनी अपनी सोच में उलझे घर आ जाते हैं। शिव की माँ, सब ठीक तो है ना? बेटा, शिव कहता है, हम सब ठीक है। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ देर कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है और शिव की माँ गौरी को भी अपने कमरे में आराम करने के लिए कहकर जाने को कहती है। अपने कमरे में आकर शिव दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करता है कि यह सब कब हुआ। इसके बारे में मुझे गौरी से पूछना चाहिए। तभी गौरी कमरे में आती है और शिव के पैरों में बैठकर रोने लगती है। रोते रोते गौरी शिव से कहती है, प्लीज़ कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी से डर लग रहा है मुझे। प्लीज़, आपको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा ना? प्लीज़ शक मत करना। यह बच्चा आपका ही है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपको कुछ भी याद नहीं था। मैं आपको कैसे बताती? गौरी अपनी ही रो में बोले जाती है। शिव, जो अब तक चुप गौरी की बातें सुन रहा था, गौरी को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कैसी बातें करती हो गौरी? मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। बस मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि यह सब कब हुआ। बोलते बोलते अचानक शिव को कुछ याद आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो गौरी से पूछता है, क्या यह सब शिवरात्रि की रात? और कहते कहते रुक जाता है। गौरी अपना सिर हिलाकर हामी भरती है। शिव उसे एकदम से खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। गौरी, मुझे यह बात बतानी चाहिए थी। गौरी सिसकते हुए कहती है, कैसे बताती? आपको तो कुछ याद भी नहीं था। आप क्या सोचते मेरे बारे में? शिव गौरी की मासूमियत और भोलेपन पर मुस्कुराता है। और शिव, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे रोकना चाहिए था। गौरी सुबकते हुए कहती है, कैसे रोकती? उस दिन आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैं बहुत खुश हो गई थी और खुद को आपका होने से नहीं रोक पाई। शिव हैरान हो जाता है। वह खुद पर गुस्सा करता है,
खुद की बेवकूफ़ी के कारण उसे इतने हसीन पल खो दिए। फिर एकदम से कहता है, क्या तुम भी गौरी क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो गौरी? हाँ, गौरी हाँ कर देती है। यह सुनकर शिव खुशी से झूम उठता है और गौरी को सीने से लगा लेता है। गौरी आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज मैं पूरे होश में कहता हूँ मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। पर कहने से डरता था, कहीं तुम यह नहीं समझ लो कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह कहने में बहुत देर कर दी। मेरे कारण तुम्हें अकेले यह सब सहना पड़ा। माफ़ कर दो गौरी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी क्योंकि आपने मुझ पर एहसान किया था, मेरा सम्मान बचाया था, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती थी। पर ये सब कब प्यार में बदल गया मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन कहने से डरती थी अगर आपने मना कर दिया तो। कहाँ आप इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर, और कहाँ मैं ऐसी लड़की जिसे उसके प्रेमी ने शादी के दिन धोखा दे दिया। शिव गौरी के मुंह पर उंगली रखकर, अब कुछ मत कहो। भगवान ने मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत 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 खुश हूँ। और ऐसा कहकर शिव गौरी को गोद में उठाकर घूमने लगता है। गौरी, शिव मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शिव फौरन गौरी को नीचे उतार देता है। गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी शिव को कुछ याद आता है और वह तेजी से भागकर नीचे जाता है और जोर जोर से अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, माँ कहाँ हैं? आप जल्दी आओ, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। गौरी भी शिव के पीछे पीछे हॉल में आती है। शिव की माँ, क्या हो गया है शिव, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शिव अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ आप दादी बनने वाली हो। शिव की माँ यह सुनकर बहुत खुश होती है और जाकर गौरी को अपने गले से लगा लेती है। गौरी शर्म से उसके गले लग जाती है। शिव की माँ, खड़ा क्या है, जा रसोई में मिठाई लेकर आ और सबका मुंह मीठा करा। शिव मिठाई लेने चला जाता है। शिव की माँ, गौरी आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, अब तो तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। तभी शिव कहता है, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तो शिव गौरी का बहुत ध्यान रखता था, बस उसका बस चलता तो वो उसे बिस्तर से ही नहीं उतरने देता। गौरी भी अब पहले वाली गौरी बन चुकी थी। शिव और गौरी रोज अपने बच्चे को लेकर सपने बुनते और देर तक हंसते रहते। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और वह दिन भी आ गया जब शिव और गौरी की जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली थी। एक नन्ही सी जान उनके बीच आने वाली थी। अस्पताल में शिव बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था और शिव की माँ उसे समझा कर थक गई थी। इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा। फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, चाहे लड़का हो या लड़की, अच्छे स्वस्थ हों। माँ और बच्चा दोनों की रक्षा करना। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और नर्स हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर शिव के सामने आती है। पीछे से डॉक्टर आकर कहती है, बधाई हो मिस्टर शिव, लक्ष्मी आई है। शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपते हाथों से उस रुई के फाहे जैसी कोमल और नाजुक गुड़िया को अपने हाथ में लेता है, फिर उसके सर पर किस करता है। शिव, डॉक्टर, गौरी तो ठीक है ना? डॉक्टर आप खुद ही देख लीजिए। फिर शिव गौरी के पास जाता है। गौरी को होश आया ही था, उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। तभी वह शिव को आता देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। शिव अपनी बेटी को गोद में लिए उसके पास आता है और उसके माथे को चूम कर कहता है, थैंक यू गौरी, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। आई लव यू सो मच। फिर बच्ची को गौरी के बगल में सुलाकर कहता है, देखो बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है, इसकी क्यूट स्माइल और आंखें तुम पर गई हैं। गौरी मुस्कुरा देती है और प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरती है। इस तरह अनजाने से जुड़ा यह बंधन दो दिलों का पवित्र बंधन बन गया और इस बंधन को मजबूत करने के लिए इनके बीच एक कड़ी और आ गई, जिसका नाम दोनों ने मिलकर शिवांशी रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।